ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें पेशेंट को ऑब्सेसिव थॉट मतलब अनवांटेड थॉट बार बार आता है। मतलब ऐसा थॉट जो वो चाहता नहीं कि वो विचार हमारे मन में आए, है ना। वो ऐसा इमेजेज हमारे माइंड में बने, है ना। तो अनवांटेड थॉट हमारे माइंड में आता है जिसके वजह से हमें एंजाइटी फील होता है, ठीक है, घबराहट फील होती है, डिस्करेज्ड हो जाते हैं हम लोग, है ना। मतलब वो चीज़ मुझे पसंद नहीं होती है ना। तो ऐसा विचार जो बार बार हमारे माइंड में आए जो मुझे पसंद ना हो और जिसके वजह से हमारे एक्टिविटीज़ में चेंजिंग आ जाना, है ना, उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलेंगे, ठीक है। अब है डिफिनीशन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक मेंटल इलनेस है जो कि अनवांटेड थॉट बार बार आते हैं विचारों में, जिससे हमारे बॉडी जो होता है सेंसेशन क्रिएट करता है, ठीक है। और इसमें फिर क्या होता है कि हमें उस चीज़ों से घृणा होने लगती है। अर्ज मतलब होता है घृणा, जिससे कारण से हम लोग बार बार वही चीज़ करते रहते हैं, ठीक है। तो ये कंपल्सन कहलाता है। ऑब्सेशन अलग चीज़ होती है, कंपल्सन अलग चीज़ होती है। ऑब्सेशन मतलब होता है कि बार बार रिपीटेड थॉट आना, ठीक है। किसी व्यक्ति में ये दोनों चीज़ें देखा जाता है, कंपल्सन भी और ऑब्सेशन भी। अब दोनों में थोड़ा अंतर समझें। ऑब्सेशन जो होती है वो एंजाइटी फॉर्म की डिसऑर्डर है, जो कि घबराहट जिसको बोलते हैं। उसमें साइन एंड सिम्टम्स ज़्यादा शो होते हैं, है ना। उसको हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फिर आप मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत होती है ना। और फिर हेल्प लेने के बाद इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब एक साइड है कंपल्सन जो है ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें साइन एंड सिम्टम्स सेम कंडीशन में ही शो हो जाते हैं, ठीक है। इसको इजीली रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है ना। इसमें कुछ हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बस फैमिली फ्रेंड्स के कांटेक्ट में रहने से एग्रीमेंट करने के मतलब फैमिली फ्रेंड के बीच अगर हम बातें को शेयर करेंगे तो उससे ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। ये छोटी सी डिफरेंसेस थी कंपल्सन और ऑब्सेशन के बीच में, ठीक है। अब हम लोग उसका कुछ एग्जांपल समझते हैं। तो एग्जांपल ऑब्सेशन में आ गया फियर ऑफ कंटामिनेशन, मतलब गंदगी से डर लगना। पैथोलॉजिकल डाउट मन में आ जाती है ना। वायलेंट थॉट विचार मन में आ जाना, है ना। किसी भी ऐसा डर लगना कि कोई भी हार्म चीज़ मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, उससे डर लगना, ठीक है। सिमेट्री, नीड ऑफ सिमेट्री मतलब होता है बांटने वाला विचार मन में आना। रिलीजियस ऑब्सेशन आना, है ना। अब कंपल्सन का देखते हैं। तो कंपल्सन का एग्जांपल होगी कि बार बार हाथ को धोना, ठीक है। हमको पता है कि हमने हाथ धो लिया, लेकिन बार बार वही एक्टिविटी करना, किसी चीज़ को बार बार चेक करना, है ना। अनवांटेड थॉट आ जाना, किसी चीज़ को बार बार अरेंज करना, रिलीजियस थॉट आना, ये सारे एग्जांपल्स आपके हो गए ऑब्सेशन और कंपल्सन के, ठीक है। अब इसका एपिडेमियोलॉजी देखते हैं। तो ओसीडी फोर्थ मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, ठीक है। ये लाइफ टाइम में 2 से 3% एडल्ट्स में देखे गए हैं, ठीक है। मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड है, जितना मेल है उतना फीमेल भी है। इसका मीन जो एज है 20 ईयर्स है, दिखता रही है 20 वर्षों के उम्र तक के व्यक्ति में इसको दिखा गया है, ठीक है। अब इसके काइंड्स ऑफ ओसीडी पढ़ेंगे। तो काइंड्स या इसको सिम्टम्स भी कह सकते हैं। कंटामिनेशन, अनअक्सेप्टेबल सिमेट्री या अरेंजिंग या डाउट, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगे। कंटामिनेशन में क्या आएंगे, सिमेट्री में क्या आएंगे, अनएक्सेप्टेबल एंड टोबैको थॉट में क्या आएंगे, डाउट एंड हार्म, इन सभी में क्या क्या चीज़ें मुझे पढ़नी है वो अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। तो ये ओसीडी की इसको हम काइंड्स भी कह सकते हैं या फिर 4 काइंड्स भी कह सकते हैं, या फिर एक तरह से ये सिम्टम्स भी है जो मेंटल डिसऑर्डर पीपल में देखा गया है।
ठीक है। देखिए इसमें कंटामिनेशन सिम्टम्स जैसे कि बार बार जैसे कि जर्म्स हमने साफ़ कर लिया है, उसको बार बार साफ़ करने की चिंता मन में हो जाती है। ठीक है। फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट, है ना, घृणा की फीलिंग आ जाती है, या फिर बार बार हाथ धोना, साफ़ करना, ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाती है। अरेंजिंग, हमें पता है कि चीज़ें अरेंज है, लेकिन बार बार उसको अरेंज कर रहे हैं, टच करके देख रहे हैं, है ना। अनअक्सेप्टेबल टोबैको थॉट, मेंटल रिव्यूज बार बार चेक कर रहे हैं हम लोग अपने माइंड को, है ना, थॉट आ रही है विचारों में, है ना। फिर है डाउट एंड हार्म, ऐसा ऐसा मन में डाउट आ जाता है कि हमको कोई चीज़ नुकसान पहुंचा रहा है, एक्सीडेंटल हार्म मुझे हो रही है, अपने सेफ्टी के लिए बार बार चेक करना अपने आप को, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब देखिए काउजेज ऑफ ओसीडी, पहला है इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर, फिर है जेनेटिक फैक्टर, फिर है इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो बारी बारी से इसको समझेंगे कि ये होता क्या है, इसके काउजेज क्या क्या हैं, इसे थोड़ा अच्छे से हम लोग समझेंगे कि कैसे ये अफेक्ट पहुंचाता है। ठीक है, कि मेंटल डिसऑर्डर पे कैसे देखा गया है। पहला बायोलॉजिकल फैक्टर, ये बहुत सारे हेल्थ रिसर्चर रिसर्च कर चुके हैं और ऐसा देखे हैं बाय द स्कैनिंग ऑफ ब्रेन को स्कैन करके देखा गया है। ठीक है, कि दो काउजेज मेनली जेनेटिकल और बायोलॉजिकल काउजेज के वजह से ही ज़्यादा अफेक्टेड है ओसीडी। ठीक है, इसमें क्या होता है बायोलॉजिकल में कि केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है ब्रेन में। ठीक है, जो कि ये अफेक्ट कर देता है, केमिकल इम्बैलेंस हो जाती है ब्रेन में। ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अच्छे से जनरेट ना होने की वजह से। अब है जेनेटिक फैक्टर क्या होती है, इसमें क्या होता है कि जीन, जो पेरेंट्स से मुझे जीन प्रोवाइड होती है, पेरेंट्स का गुण हमारे में अंदर आना, उससे रिलेटेड है। तो सेरोटोनिन इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये क्या करता है कि इसका जो लेवल जब बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो ओसीडी काउज हो जाता है। कि जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती है ना, जो ब्रेन में सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है, तो उसमें इम्बैलेंस हो जाना, मतलब संतुलन उसका बिगड़ जाने के कारण से ऐसा हो जाता है। देखिए ये जीन है, SNP, ये सब सारे जीन हैं। जीन्स और साइनेप्टिक प्रोसेस एक होती है, केमिकल इम्बैलेंस का एक प्रोसेस है, जिसके कारण केमिकल बैलेंस होता है। जब बैलेंस हुआ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इम्बैलेंस हो गया तो वो ओसीडी काउज कर जाता है। और ये सब सारे जो लिखा हुआ है ना, कंटामिनेशन, फियर, चेकिंग, कंपल्सन, ये सारी चीज़ें मन में विचारों में आ जाती थी। काउंटिंग, बार बार गिनना, है ना, सिमेट्री, बांटना, ऐसा मन में अलग अलग विचार आना। तो ये सारी चीज़ जब केमिकल इम्बैलेंस हो जाए, मतलब संतुलन बिगड़ जाती है। ठीक है, जिसके वजह से ये हो जाती है। होता क्या है कि सेरोटोनिन जो बताया अभी आप हमको, उसकी लेवल बढ़ जाती है। ठीक है ना, समझ में तो आ गया होगा आपको। अब आगे देखिए इन्वायरमेंटल फैक्टर। देखिए जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं, उसमें मेनली स्ट्रेस जो होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रॉमा मतलब सदमा, किसी चीज़ से लेके सदमा हो जाती है, किसी को हम खोने का गम हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, जिससे आप काफ़ी करीब होते हैं, उसको खोने का गम, स्कूल डिफ़िकल्टीज, रिलेशनशिप इशू, अब्यूज, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स आप ये ओसीडी के, जो कॉमन लाइफ में, डेली लाइफ में ये सब आपके एक पार्ट है जो कि होते ही रहता है, जिसकी वजह से ओसीडी काउज कर जाता है। ठीक है ना, देखिए एक फिगर के माध्यम से जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्लूटामाइन, सेरोटोनिन और डोपामाइन, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है ना, सेरोटोनिन जो होता है ना, एमिनो एसिड का बना होता है, और ये स्टोमक में पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है ये, है ना, जो कि जब इसका लेवल बढ़ जाती है ना, तो केमिकल इम्बैलेंस हो जाती है, जिसके वजह से सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कुछ केमिकली इम्बैलेंस हो जाती है, और फिर ये
टैबैको, थॉट, कंटामिनेशन, होर्डिंग, ये सारी चीज़ें मेंटल डिसऑर्डर दिखना शुरू हो जाता है पर्सन का, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे देखिए ओसीडी साइकिल पढ़ते हैं। ओसीडी और पहला ऑब्सेशन पहले भी बताया आपको, हम अनवांटेड थॉट आना, अनवांटेड जो हम लोग चाह नहीं रहे हैं, है ना, जिसके कारण से मेंटल इमेजेस दिमागों में बनना शुरू हो जाती है, डाउट, किसी पे संदेह करना शुरू कर देते हैं। फिर जब थॉट आएगी तो घबराहट तो होगा ही, तो घबराहट होने की वजह से हम लोग चिंता में आ जाते हैं, वरी होना शुरू कर देते हैं, और ऐसा फील होता है कि किसी की हमको ज़रूरत है, फील द नीड टू डू समथिंग, अब कुछ करने। अब फिर उसके बाद होता है कंपल्सेशन। कंपल्सन में होता है कि बिहेवियर चेंजिंग हो जाता है, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर रिलीफ में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो ट्रीटमेंट हम बताएंगे। पहला ट्रीटमेंट है सीबीटी। सीबीटी एक ऐसा थेरेपी है जिसमें आप किसी भी थेरेपिस्ट से मिलेंगे तो वो पहले आपको आपके थॉट को समझेगा, आपके इमोशन को समझेगा, फिर आप में जो निगेटिव बातें उसको दूर करेगा और पॉजिटिव बातों को भरेगा, ठीक है। ये इस थेरेपी में काम होता है। फिर है मेडिकेशन। मेडिकेशन में आपको सेरोटोनिन दिया जाता है, SRI, SSRI, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, जो कि ये क्या करता है, सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज कर देता है। और भी बहुत सारे मेडिकेशन के नाम दिए हुए हैं। फिर एक्सपोर्ट्स एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ये क्या करता है कि एंजाइटी, जो घबराहट होती है, उससे बचाने का काम करता है, ठीक है ना। अब किसी चीज़ को आपको घबराहट बार बार हो रही है, गंदगी से घबराहट हो रही है, हाथ धोने से घबराहट हो रही है, या ऐसा गंदगी से घबराहट हो जाती है, तो इस थेरेपी के मदद से उस घबराहट को दूर किया जाता है, ठीक है ना। ये ट्रीटमेंट जो था मेनली, जो भी मेडिकेशन में दवाइयों का नाम लिखा मैंने यहाँ पे, उसको याद करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है ना, उसको आपको माइंड में रखने की ज़रूरत है। CBT का फुल फॉर्म, है ना, XPRP का फुल फॉर्म, ठीक है ना। अब अगर एक सवाल मन में आती है कि अगर मेडिकेशन और CBT वर्क ना करे तो क्या करनी चाहिए, तब हम लोग ECT देते हैं। ये एक ऐसा थेरेपी है जिसमें इलेक्ट्रोड्स को हेड पे अटैच किया जाता है और वायर से इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है ब्रेन को। ब्रेन क्या करता है, सम सीजर काउज कर जाता है, जिसमें क्या होता है कि ब्रेन हेल्पफुल केमिकल्स को रिलीज करता है, ठीक है ना, जिससे केमिकली बैलेंस हो जाता है। फिर है आपका TMS, ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, एक मैग्नेटिक है जो कि मैग्नेटिक डिवाइस को हेड पे रखा जाता है और इससे भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ब्रेन को जनरेट की जाती है, ठीक है ना। इससे क्या होती है, मूड में इम्प्रूवमेंट आती है। जो हमारी मूड होती है ना, मूड चेंज होते रहता है, तो मूड को इम्प्रूव करने का काम ये करता है, इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो ये ECT का फुल फॉर्म मेन याद रखिए आप लोग, इसका वर्क याद रखिए कि क्या कैसे वर्क करते हैं, कैसे यूज करते हैं। TMS का फुल फॉर्म याद रखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से, इसका वर्क क्या है ना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।